जय हिंद। बिहार एग्ज़ाम्स की तैयारी चैनल में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। जी हाँ, एकदम सही सुना है आपने। बिहार एग्ज़ाम्स की तैयारी मतलब इस चैनल पे आपको बिहार के सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जाएगी। बिहार के सभी एग्ज़ाम्स का जो प्रैक्टिस सेट होता है, प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे आपको करवाया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, घंटा वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अभी हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट जो है सेट नंबर 13। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हरि विजय नामक प्राकृति काव्य ग्रंथ की रचना किसने की? हरि विजय। तो हरि विजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना किसने की है? सर्वसेन। किसने की है? सर्वसेन। सर्वसेन यह किस वंश का शासक था? तो सर्वसेन वाकाटक वंश का शासक था। किस वंश का? वाकाटक वंश का शासक था। वाकाटक वंश हमें ध्यान में रखना है कि वाकाटक वंश के शासक थे परवरसेन। परवरसेन प्रथम। परवरसेन प्रथम लगा दीजिए। परवरसेन प्रथम से क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि परवरसेन प्रथम 4 अश्वमेध यज्ञ करने वाला प्रथम शासक था। 4 अश्वमेध यज्ञ करने वाला पहला शासक कौन था? तो परवरसेन प्रथम। ये भी हमें ध्यान में रखना है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि देवगिरी में यादव वंश की स्थापना किसने की? तो यादव वंश के संस्थापक है भिल्लम पंचम। यादव वंश के संस्थापक कौन है? भिल्लम पंचम। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो यादवों की राजधानी, यादव वंश की राजधानी देवगिरी। कहाँ? देवगिरी। तो दोनों पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। और चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर है कौन? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। और इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। वही जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर, 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे, वह थे महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह। क्या? सिंह। चलिए, उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है कि कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया था? कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा? तो नंदीवर्मन द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? नंदीवर्मन द्वितीय। यह किस वंश का शासक था? तो नंदीवर्मन द्वितीय पल्लव वंश का शासक था। किस वंश का? पल्लव वंश का शासक था। और पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो कांची या कांचीपुरम। राजधानी ही थी कांची या कांचीपुरम। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। एक और पॉइंट हमें ध्यान में रखना है यानी पल्लव वंश से कि क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कांची के कैलाशनाथ मंदिर, तो इसका निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो कांची के कैलाशनाथ मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर नंदीवर्मन द्वितीय। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी होता है आराम शाह। ऐबक की मृत्यु के बाद 8 महीनों तक शासन करता है कौन? आराम शाह की हत्या करके उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठता है इल्तुतमिश। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद कौन आता है गद्दी पर? आराम शाह आता है। कितने दिनों तक? लगभग 8 महीनों तक शासन करता है। तो आराम शाह ध्यान में रखना है। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक? तो गुलाम वंश का शासक है। ध्यान में रखना है, गुलाम वंश या दास वंश। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 में होती है और 1210 में, 4 साल बाद यानी 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है घोड़े से गिरकर। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है कौन? आराम शाह। चलिए, छठा क्वेश्चन है, बरीद ए मुमालिक का संबंध किस विभाग से था? बरीद ए मुमालिक का जो संबंध है यह गुप्तचर विभाग से। किस विभाग से? गुप्तचर विभाग से। के लिए और पॉइंट है देख लेते हैं, जैसे दान विभाग, तो दान विभाग से संबंधित विभाग था दीवान ए खैरात। दान विभाग से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद है दास विभाग, तो दास विभाग से संबंधित था दीवाने बंदगान। उसके बाद एक और दो ध्यान में रख लेना है, जैसे एक था दीवानियर्ज जो कि सैन्य विभाग से संबंधित है, और दीवाने को ही जो कि कृषि विभाग से संबंधित है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसियों ने सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कब की? फ्रांसीसियों ने सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कब की? तो 1668 में। कब की? 1668 में। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और इन्होंने 1668 में सूरत में अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की। चलिए,
अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है कि तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, तो पहला क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था यह कब हुआ था। तो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88 के बीच होता है। कब? 1885 से 1888 तक लड़ा जाता है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। और देखा जाए तो इस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन थे, क्योंकि 1885 ईस्वी में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन। तो इस प्रकार से सेट करके एक दूसरा से मतलब एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन हम लोग सेट करके याद भी रख सकते हैं। तो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था 85 से 88 के बीच हुआ था और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि पाबना विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। पाबना विद्रोह, तो पाबना विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे ईशान चंद्र राय और शंभूपाल। ईशान चंद्र राय और शंभूपाल दोनों के द्वारा किया गया था पाबना विद्रोह। चलिए अगला क्वेश्चन उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया था। सर्वप्रथम किनको गिरफ्तार किया गया था? मोहम्मद अली को। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि असहयोग आंदोलन की जो पुष्टि हुई थी यह कांग्रेस के द्वारा कब की गई थी, कौन से अधिवेशन में किया गया था? तो 1920 के नागपुर अधिवेशन, ध्यान में रखना है। 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की पुष्टि की गई थी और इस आंदोलन में यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम गिरफ्तार किया गया था मोहम्मद अली को। किनको? मोहम्मद अली। और इसी असहयोग आंदोलन से संबंधित है चौरी चौरा घटनाकांड, जो कि कब होता है? 1922 में होती है चौरी चौरा घटनाकांड। चलिए ये भी ध्यान में रखना है। नहीं सॉरी, चौरी चौरा घटनाकांड 1922 को, तो असहयोग आंदोलन ठीक है। चलिए उसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। और चलिए अगला क्वेश्चन उसके बाद देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजेंद्र लाहिड़ी को किस जेल में फांसी की सज़ा दी गई थी। राजेंद्र लाहिड़ी को, तो राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सज़ा दी गई थी गोंडा जेल में। कौन से जेल में? गोंडा जेल में राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सज़ा दी गई थी। और राजेंद्र लाहिड़ी को जो फांसी की सज़ा दी गई थी या गिरफ्तार किया गया था किस कांड के लिए? तो काकोरी ट्रेन डकैती, जिसका नाम बदल दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। तो काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी और इनको फांसी दी गई थी गोंडा जेल में। किस जेल में? गोंडा जेल में। और वही क्वेश्चन पूछे कि भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी 30 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी और इन्हें फांसी दिया गया था लाहौर जेल में। कौन से जेल में? लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह को फांसी दी गई थी और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी गोंडा जेल में। और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी कब दी गई थी? तो 17 दिसंबर 1927 को। 17 दिसंबर 1927 को। चलिए उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि आयात प्रतिस्थापन का अर्थ है अंतर्मुखी व्यापार नीति। अंतर्मुखी व्यापार नीति। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई द्वारा नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली को कब अपनाया गया। न्यूनतम कोष प्रणाली को 1957 में अपनाया गया। कब अपनाया गया? 1957 में अपनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार हाल ही में कहाँ पर भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया। जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ जो किया गया था सिक्किम में। कहाँ किया गया? सिक्किम में किया गया। करंट का क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश का उदाहरण नहीं है। तो बाल्टिक देश कौन कौन नहीं है? तो बाल्टिक देश में आता है एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। बेलारूस इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बेलारूस जो है यह बाल्टिक देश का उदाहरण नहीं है। तो 3 बाल्टिक देश हैं, लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया। चलिए यहाँ तीनों का हमें राजधानी ध्यान में रखना है। एस्टोनिया का राजधानी तालिन ध्यान में रखना है। एस्टोनिया का राजधानी कहाँ है? एस्टोनिया का राजधानी तालिन है। सॉरी, लातविया का राजधानी कहाँ? तालिन। लातविया नहीं, गड़बड़ हो जाता है, सही बोले थे ना, लिख रहे थे वहाँ बोले थे यहाँ। तो एस्टोनिया का राजधानी तालिन। एस्टोनिया का राजधानी कहाँ है? तालिन है, ठीक है। लातविया का राजधानी रीगा। लातविया का रीगा और लिथुआनिया का विनियस। लिथुआनिया का राजधानी विनियस। चलिए उसके बाद कितने पंचवर्षीय योजनाओं में लक्ष्य अधिक वृद्धि प्राप्त की गई? कितनी पंचवर्षीय योजनाओं में? तो 5 पंचवर्षीय योजना में। कितने पंचवर्षीय योजना में? 5 पंचवर्षीय योजना में। कौन कौन सा? तो एक तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। उसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 6ठी पंचवर्षीय योजना में, 7वीं पंचवर्षीय योजना में और 8वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य अधिक वृद्धि प्राप्त की गई है। तो
पहली, पाँचवीं, छठी, सातवीं और आठवीं। चलिए यानी 5, 6, 7, 8 ठीक है। और उसके बाद निम्न में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? कौन संयोजी ऊतक नहीं है? तो त्वचा संयोजी ऊतक नहीं है, बाद बाकी हड्डी, रक्त और उपास्थि ये सभी संयोजी ऊतक का उदाहरण है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? तो यह बना है छत्तीसगढ़। कौन बना है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने अपने वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ा है। चलिए उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश तांबा उत्पादन में अग्रणी है? तांबा उत्पादन में अग्रणी, तो तांबा उत्पादन में अग्रणी कौन है? चिली। कौन है? चिली। और यहाँ चिली मतलब ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरा नंबर पर आ जाता है पेरू। कौन आ जाता है? पेरू। तो तांबा उत्पादन में पेरू जो है चिली के बाद विश्व में दूसरा स्थान पर आता है, ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि मेज नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? मेज नदी चंबल की सहायक नदी है। मेज नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। अन्य नदियों में देखा जाए तो काली सिंध, पार्वती और शिप्रा भी चंबल की सहायक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य तथा उनके राज्यों का कौन सा मेल सही सुमेलित नहीं है? कौन सा मेल सही सुमेलित नहीं है? पहला है अबोहर अभ्यारण्य, महाराष्ट्र। तो देखिए अबोहर यही गलत है। अबोहर अभ्यारण्य जो है पंजाब में है। अबोहर कहाँ है? यह पंजाब में है। अबोहर अभ्यारण्य पंजाब में है, ठीक। डाम्फा मिजोरम में सही है। भगवान महावीर उद्यान गोवा में है, ठीक है। और भद्रा तुंगभद्रा ये सभी कहाँ है? ये कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है कि यूरो कप 2024 का विजेता कौन है? यूरो कप 2024 का विजेता है स्पेन। कौन है विजेता? स्पेन विजेता है। और यह जो यूरो कप हुआ था यह कहाँ हुआ था? तो जर्मनी के बर्लिन में हुआ था। यूरो कप कहाँ हुआ था? जर्मनी के बर्लिन में हुआ था। और यह जो है यूरो कप या फुटबॉल का टूर्नामेंट है, ये भी ध्यान में रखना। किसका टूर्नामेंट है? यह फुटबॉल का टूर्नामेंट है। और चलिए कौन जीता है? स्पेन जीता है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक जारी किया गया है। इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना है? तो भारत का जो समग्र स्कोर है वह 71 है। कितना? 71 है। इसमें देखा जाए तो जो शीर्ष प्रदर्शन करता राज्य है कौन है? तो केरल। शीर्ष प्रदर्शन करता राज्य केरला है। और केरला के बाद केरला उत्तराखंड आता है। और बिहार इसमें सबसे अंतिम स्थान पर है। बिहार सबसे अंतिम स्थान पर है और 57 अंकों के साथ। ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि बिहार दरोगा है तो बिहार से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। तो बिहार इसमें अंतिम स्थान पर है, सबसे निचले स्थान पर है। कितने अंकों के साथ? 57 अंकों के साथ। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला डिजिटल कोर्ट किस राज्य में खोला गया है? डिजिटल कोर्ट तो केरल में। कहाँ? केरल में। डिजिटल की बात आती है तो सीधा दिमाग ले जाइएगा, कहाँ? केरल में। उसके बाद PM जीवन योजना की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो PM जीवन योजना की जो अवधि है 28-29 कर दिया गया है। 2028-29 इसकी जो शुरुआत है, PM जीवन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2018-19 में की गई थी। कब की गई थी? 2018-19 में की गई थी। उसके बाद इसकी समाप्ति जो है 23-24 तक थी, माने 18-19 में शुरू की गई थी और 2023-24 तक इसकी समाप्ति थी। सॉरी 22-23 तक थी। और अब इसे बढ़ा दिया गया है 28 से 29 तक। और इसका उद्देश्य पूछे कि PM जीवन योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 2G इथेनॉल क्षेत्र में अनुसंधान विकास को बढ़ावा देना। 2G इथेनॉल क्षेत्र में अनुसंधान विकास को बढ़ावा देना। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फुट प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन किस देश में स्थापित की गई है? तो यह अमेरिका में स्थापित की है। कहाँ? अमेरिका के टेक्सास में। अमेरिका के कहाँ? अमेरिका के टेक्सास में स्थापित की गई है। चलिए उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है ग्रहिका निम्न में से किस ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो ग्रहिका का पहले मतलब समझिए, नाम चेंज हो जाता है तो क्वेश्चन फंस जाता है। ग्रहिका को ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, एस्टेरॉयड यानी कि ग्रहिका यानी क्षुद्र ग्रह। तो यह जो है किसके बीच पाया जाता है? बृहस्पति एवं मंगल के बीच पाई जाती है। ग्रहिका किसके बीच? बृहस्पति एवं मंगल के बीच पाई जाती है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। उसके बाद प्रतिवर्ष जनाई पूर्णिमा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है प्रतिवर्ष जनाई पूर्णिमा महोत्सव? यह नेपाल में। कहाँ? नेपाल में। उसके बाद देखिए 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया? रूस में। कहाँ किया गया? रूस में। कौन से क्रम ध्यान में रखना है? 16वां, क्योंकि हो सकता है 2024 न दे तो पहुँच जाइएगा, ठीक है। तो 16वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है यह रूस में कहाँ हुआ है? रूस में हुआ है। और
ब्रिक्स में नए देश जुटे हैं। ब्रिक्स में कितने देश हो गए हैं, तो इधर एक और, यानी लगभग 11, पहले तो 10 था, यानी पहले 5 था, 5 के बाद फिर 5 बना, ठीक है। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। उसके बाद एक और, वो आपको बताना है। चलिए उसके बाद एक अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो नौसेना के द्वारा। किसके द्वारा? नौसेना के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है जिमेक्स भारत और किस देश के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है? तो जिमेक्स जो है भारत और जापान के बीच होता है, भारत और जापान के बीच होता है, और यह जो हुआ है वो 8वां संस्करण का हुआ है, और यह जापान के योकोसुका में, यानी कि कहाँ हुआ है? जापान में ही हुआ है, यानी जापान ही इसका मतलब आयोजन करता हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, तो यह 11 जुलाई को मनाई जाती है विश्व जनसंख्या दिवस। और 2024 में जो विश्व जनसंख्या दिवस का थीम था, लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन, लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन, चलिए काउंट एवरीवन। उसके बाद जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत विश्व में कौन सा स्थान पर था? तो यह 7वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 7वें स्थान पर था। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर कोई नहीं था, और डेनमार्क था 4थे स्थान पर, ठीक है, और भारत का जो स्थान था 7वां था। चलिए उसके बाद देखिए, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो यह जीनी अर्पेनबेक को दिया गया है। किनको दिया गया है? जीनी अर्पेनबेक को दिया गया है। और किस लिए दिया गया है? तो इनका जो पुस्तक है कैरोस, कौन सा पुस्तक है? कैरोस पुस्तक के लिए इनको दिया गया है जीनी अर्पेनबेक को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। चलिए उसके बाद हाल ही में अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? अमेरिका गैर नाटो सहयोगी का दर्जा किसे दिया है? केन्या को। किसे दिया है? केन्या को दिया है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया निर्यात करने के लिए समझौता किया है? ग्रीन अमोनिया निर्यात करने के लिए समझौता किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ, सॉरी ऑस्ट्रेलिया नहीं, जापान, सॉरी जापान के साथ। किसके साथ? ग्रीन अमोनिया जापान के साथ समझौता किया है निर्यात पर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया केसी वेणुगोपाल को, केसी वेणुगोपाल। और लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होता है लोक लेखा समिति में। उसके बाद देखिए भारत की पहली माइक्रो इलेक्ट्रिक कार का नाम क्या रखा गया? माइक्रो इलेक्ट्रिक कार का नाम रखा गया है रॉबिन। क्या नाम रखा गया है? रॉबिन इसका नाम रखा गया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? राजकोषीय घाटा तो 5.6, कितना? 5.6। उसके बाद देखिए उसके बाद है कि वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत ICAR के द्वारा की गई है, और इसका जो उद्देश्य है कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, जो सोएगा वो खोएगा में सर्वनाम, जो सोएगा वो खोएगा, तो यह संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम है। उसके बाद पढ़ना किस प्रकार की क्रिया? पढ़ना, तो पढ़ना क्रिया हो रहा है, यानी सकर्मक क्रिया। पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक। उसके बाद देखिए अगला 45 नंबर क्वेश्चन कि धर्म शब्द का विशेषण निम्न में से क्या है? धर्म यानी धार्मिक, धर्म का विशेषण धार्मिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेकिन दरवाजा उपन्यास के लेखक कौन है? दरवाजा उपन्यास के लेखक है पंकज बिष्ट। कौन है? पंकज बिष्ट। उसके बाद निम्न में चीर शब्द का विलोम, चीर, तो चीर शब्द का जो विलोम हो जाएगा नवीन हो जाएगा। चीर प्राचीन यानी नवीन, चीर का नवीन। उसके बाद अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है, ए पैलेस फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स, ए पैलेस फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स, तो इसका क्या हो जाएगा? हर्बेरियम। क्या हो जाएगा? हर्बेरियम। उसके बाद देखिए उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द एप्रोप्रिएट टेंस, यानी पैसेंजर डैश टू स्मोक इन द ट्रेन, पैसेंजर आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन, पैसेंजर आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन। उसके बाद प्रॉक्सिमिटी शब्द का समानार्थक शब्द क्या है? प्रॉक्सिमिटी, तो प्रॉक्सिमिटी शब्द का जो समानार्थक है नियरनेस। क्या? नियरनेस। उसके बाद देखिए पृथ्वी और उसके प्राकृतिक खनिज और ऊर्जा संसाधनों की संरचना, उद्भव और गतिकी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भूगर्भ शास्त्र कहा जाता है। क्या? भूगर्भ शास्त्र कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि बर्फ का एक द्रव्यमान जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपने संचय के स्थान से दूर एक सीमित क्षेत्र के साथ धीरे धीरे चलता है, उसे क्या कहा जाता है? तो ग्लेशियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लेशियर कहा जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? श्वेत पर्वत। तो श्वेत पर्वत किसे कहा जाता है? धौलागिरी को। धौलागिरी को श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है, नहीं कहा जाता है। अगला क्वेश्चन उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, ठीक है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है, जो कि गलत बात है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, और ये याद करने के लिए क्या करना होगा? तो कुछ नहीं करना है। पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन से? अनायमुदी। कौन है? अनायमुदी। और अनायमुदी जो है यह मतलब केरल में पड़ता है। अनायमुदी केरल के आसपास, तो जो कि दक्षिण में है। तो जैसे जैसे पश्चिम घाट उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है, वैसे वैसे उसकी ऊंचाई घटती नहीं है बल्कि बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। पश्चिमी घाट में अम्लीय वर्षा होती है, और पर्वतीय वर्षा। तो पश्चिमी घाट पर्वतीय वर्षा होती है, और पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। विषय। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार की चट्टानों को जैविक अवसादी चट्टान माना जाता है? जैविक अवसादी चट्टान चूना पत्थर को कहा जाता है। जैविक अवसादी चट्टान जैसे कोयला हुआ, चूना पत्थर हुआ, ये सब जैविक अवसादी चट्टान में आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद देखिए काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो काली कर्नाटक में। काली कहाँ? कर्नाटक में। उसके बाद है कि बोकाजन सीमेंट संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बोकाजन। तो बोकाजन असम में। बोकाजन कहाँ है? असम में है बोकाजन। उसके बाद तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा निम्नलिखित में से किस जलवायु की विशेषता है? तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा या उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की विशेषता है। 60 नंबर क्वेश्चन कि किस प्रकार के वर्षा में हवाएं उत्तर से दक्षिण में किस प्रकार की वर्षाएं में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में हवा की दिशा वामावर्त रखते हुए उच्च दाब वाले क्षेत्र को बाहर की ओर चलती है? उच्च दाब की ओर क्षेत्र वाले बाहर की ओर चलती है। यह प्रति चक्रवात में होता है। किसमें होता है? प्रति चक्रवात। यानी प्रति चक्रवात में क्या होता है कि केंद्र में उच्च दाब हो जाता है, केंद्र में उच्च दाब होने की वजह से जो हवाएं वह केंद्र से बाहर की ओर चलती है। और यह कार्योलिस बल के कारण जो होता है, मतलब इसमें बहने वाली जो हवाएं होती है उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। तो ध्यान में रखना है इस प्रकार से। तो यह प्रति चक्रवात होता है, और चक्रवात में इसका उल्टा हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है। तो ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के प्रति संवेदनशील, सामुदायिक मूल्यों के प्रति उदारवादी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील और एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। गलत बात, यही गलत है। क्या नहीं है? ये 61 का डी हो जाएगा, यही नहीं है। देखिए प्रतिबद्ध नहीं है। चलिए उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? संघीय विशेषता नहीं है। दोहरी नागरिकता, शक्तियों का विभाजन, अखिल भारतीय सेवाएं और लिखित संविधान। तो भारतीय संविधान की संघीय विशेषता शक्तियों का विभाजन है और लिखित संविधान है। दोहरी सरकार है। अखिल भारतीय सेवाएं नहीं हो जाएगी। क्या आंसर हो जाएगी इसका? अखिल भारतीय सेवा। चलिए उसके बाद मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। कहाँ से? यूके से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। चलिए उसके बाद मिलान करने वाला है, एक दूसरे से मिलान करना है। तो मिलान कर लेते हैं। जैसे चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। तो चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण जो है यह अनुच्छेद 324 के तहत होता है। अनुच्छेद 324 करने की संसदीय शक्ति है। उसके बाद विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान। तो विधानमंडल के चुनाव 327 वाले हैं प्रमुख। उसके बाद चुनावी मामलों ने न्यायालयों द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेप, तो इसका हो जाएगा 329 यानी डी। एक के क्यू, दो के पी और तीन के आर पी, दो के आर और तीन के पी। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है,
निम्न में से किस विशेषता का उल्लेख करता है, किस विशेषता का उल्लेख करता है तो सहकारी संघवाद। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है तो प्रत्यर्पण यह संघ सूची के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा था। मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा था तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति यही मौलिक कर्तव्य की सिफारिश किए थे और यही ये बात भी बोले थे। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका क्या है। द्विसदन मतलब दो सदनों वाला एक विधायी निकाय। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने की शक्ति किसके पास है तो यह संसद के पास है। किसके पास है, यह संसद के पास है। अनुच्छेद कौन सा, किस अनुच्छेद के तहत, 169 169। और वर्तमान में देखा जाए तो भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में। उसके बाद देखिए 70 नंबर क्वेश्चन कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो उपराष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के सदस्य इसके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ये तो सही है। उसमें यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतलब संसद भाग लेती है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। उसका देखिए, वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ठीक है। और लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इनके पद से हटाया जा सकता है। देखिए, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में विशेष बहुमत का प्रस्ताव चाहिए, तो यही अपना आंसर हो जाएगा, डी गलत है। उसका देखिए, फैराडे स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक क्या है तो फैराडे स्थिरांक यह सार्वभौमिक स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। उसके बाद देखिए, रासायनिक आबंधों का बॉल और स्प्रिंग मॉडल किसका पालन करता है। रासायनिक आबंधों का बॉल और स्प्रिंग मॉडल किसका पालन करता है तो यह हुक के नियम का पालन करता है। किसका, हुक के नियम का पालन करता है। चलिए उसके बाद देखिए, यहाँ मिलान करने वाला है, यहाँ से आ जाते हैं। देखिए, सेक्सटेंट, तो सेक्सटेंट क्या है, यह कोण को मापता है, यानी कि दो दृश्यमान वस्तुओं के बीच के कोण को मापता है, ये सही है। यूडोमीटर यह वर्षा की मात्रा को मापता है, वर्षा की सतह को मापता है, यानी यही हो जाएगा, वर्षा की सतह को मापता है। उसके बाद है थर्मोपाइल, तो थर्मोपाइल क्या है, यह विकृत उष्मा की मात्रा को, विकृत उष्मा की अल्प मात्रा को मापता है। और पायरोमीटर तो पता है तापमान को मापता है, पायरोमीटर किसको, तापमान को मापता है। चलिए उसके बाद भौतिकविदों और उनके प्रमुख योगदान खोजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो जॉन वार्डिन अति चालकता का सिद्धांत दिए, जॉन वार्डिन। पॉल डिराक तरल हीलियम, पॉल डिराक गलत बात, ठीक है। या पॉल डिराक जो है, पॉल डिराक के यह क्वांटम सिद्धांत से संबंधित है। पॉल डिराक किससे, क्वांटम सिद्धांत से संबंधित है। और तरल हीलियम में कैंडरलिंस ओन्स, कौन है, ओन्स, ये ओन्स तरल हीलियम का। उसके बाद है विक्टर फ्रांसिसन से ब्रह्मांडीय विकिरण और डी ब्रोगली तो पदार्थ की तरल प्रकृति की खोज। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव तो यह जो है कणीय प्रकृति, प्रकाश की कणीय प्रकृति को दर्शाता है यह। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पानी के बल का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो टरबाइन में गिरती है और शाफ्ट को घुमाती है। टरबाइन में शाफ्ट को घुमाकर पानी की स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो यह स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्वेश्चन सही था, आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है दूरी बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, मतलब चुंबक से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, घटेगा। या क्या होगा, यह घटता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की सतह जो होती है यह दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी चुंबक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत क्या हो जाएगी, कम जाएगी। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि किसी परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा की वह मात्रा है जो गैस चरण में परमाणु के एक मोल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है, तो यह तो सही है। और दूसरा है कि आयनीकरण ऊर्जा समूह में ऊपर से नीचे बढ़ती है और आवर्त में ऐसा करती है, उल्टा कर दीजिए इसको,
इसको उल्टा कर दीजिए, यानी आयनीकरण जो है, आयन ऊर्जा जो है वह ऊपर से नीचे घटती है, ऊपर से नीचे घटती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। तो केवल ये आंसर सही हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद 79, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? तो उपधातु में देख लीजिए बोरोन, सिलिकॉन और एंटीमनी उपधातु है। बोरोन, सिलिकॉन और एंटीमनी उपधातु है। उसके बाद देखिए लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तो यह किस रंग का होता है? तो न अम्लीय न क्षारीय होता है तो यह बैगनी रंग का होता है। किस रंग का? बैगनी रंग का होता है। उसके बाद है ट्राइक्लोरोमीथेन का प्रचलित नाम क्या है? ट्राइक्लोरोमीथेन का प्रचलित नाम है क्लोरोफॉर्म। उसके बाद देखिए 82 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिकों का यह वर्ग जिसमें दो एल्कली समूहों के बीच ऑक्सीजन होता है, यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है ईथर। क्या कहलाता है? ईथर कहलाता है। ईथर का जो सूत्र होता है ROR, यानी दो एल्कली समूह के बीच में ऑक्सीजन है तो ईथर होता है यह। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे रासायनिक रूप से समान गुणों वाले तत्वों को किसने व्यवस्थित किया और प्रदर्शित किया कि मध्य तत्व के गुणों का अनुमान उन दो तत्वों के गुणों के आधार पर लगाया जाता है, यानी कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए तब बीच वाला आएगा। तो यह त्रिक का नियम है और यह डुवेराइनर का नियम है। जोहान डुवेराइनर का नियम त्रिक का नियम है। चलिए उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुवीय अणु है? ध्रुवीय यानी जल ध्रुवीय। चलिए उसके बाद 85, एस्टर में किस प्रकार की गंध होती है? तो एस्टर में जो गंध होती है वह फलों जैसी मीठी गंध होती है। फलों जैसी मीठी गंध होती है किसमें? एस्टर में। उसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन घटकों को अक्सर शरीर के निर्माण खंड कहा जाता है? शरीर का निर्माण खंड जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत और उन्हें मजबूती करने में तथा मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रोटीन। कौन? प्रोटीन। उसके बाद अगला क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है? कौन सा पादप हार्मोन है जो विकास को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? ऑक्सिन। कौन करता है? ऑक्सिन। जो विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करता है तो ऑक्सिन। कौन? ऑक्सिन या ऑक्सिन पढ़िए, ऑक्सिन ही बोला जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में हड्डियों में दर्द, हड्डियों के अच्छे से विकास न होने और नरम कमजोर हड्डियों का कारण बनती है, जिसे हड्डियों में विकृति आ सकती है? तो यह सूसा रोग नहीं होता है, सूखा रोग। कौन सा रोग? सूखा रोग। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है? टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। उसके बाद देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? पोषक तत्वों को ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी में सूत्रकणिका। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? तो एक पॉलीसोम के राइबोसोम जो होते हैं mRNA को प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। एक पॉलीसोम के राइबोसोम mRNA को प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन, वे वाहिका हैं जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। क्या करा? रक्त को हृदय से, तो हृदय से धमनी ले जाती है, हृदय से शरीर में धमनी ले जाती है और शरीर से हृदय में कौन ले जाएगी? शिरा ले जाएगी। चलिए उसके बाद धमनी शुद्ध रक्त ले जाती है और शिरा अशुद्ध रक्त ले जाती है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस जानवर के पाचन तंत्र में एक ही द्वार होता है जो मुंह और गुदा दोनों का काम करता है? तो प्लेटीहेल्मिन्थीज। उसके बाद अगला क्वेश्चन 94 कि नीला हरा शैवाल एनावीना नील हरी शैवाल एनावीना मीठे पानी के फर्न अजोला की पत्तियों में रहता है, जो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध बनाता है? तो इसे ही तो सहजीवी कहा जाता है। कौन सा संबंध बनाता है? सहजीवी संबंध बनाता है। 95 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य में एक अवश्य जैविक खतरा है? बस जैविक खतरा है खाद्य में तो फफूंदी, कवक। क्या? कवक, फफूंदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा करता है। 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में, तो एक पुरुष देखा जाए तो जब 3 पुरुष है तो 18 दिन में काम करता है, तो एक पुरुष कितने दिनों में करेगा? तो 18 तिया कितने दिनों में? मतलब 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि जब आदमी कम लगेगा तो काम ज़्यादा होगा, तो गुना करेंगे तो 54 दिनों में होगा। चलिए ठीक है। जबकि 6 बच्चे की काम को 18 दिनों में, 6 बच्चे की काम, यानी 6 बच्चे इस काम को है जो 18 दिनों में करते हैं, तो एक बच्चा कितने दिनों में करेगा? 18 छक 78,
ठीक है, उतने दिनों में करेगा। 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 4 पुरुष और 4 बच्चे। तो देखिए जब इसको हम 54 को 4 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 × 54, 4 से 27, 1 मिनट। देखिए 3 पुरुष 18 दिन में, तो 1 पुरुष तो 3 गुने 18, ठीक है। और यहाँ कितना है? 4 पुरुष, तो 4 पुरुष तो 4 से भाग कर दीजिए, ठीक। 2 से तो 2 × 4 और 2 से 2 × 18, 9 दिया 27/2 हो जाएगा 27/2। उसके बाद 4 बच्चे, तो 6 बच्चे 18 दिनों में, तो 6 गुने 18 और 4 बच्चे हैं तो 4 से भाग दे दीजिए। तो 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 नमा 18, 2 से 2 तिया 6, यानी कि अभी कितना दिनों में? 27 दिनों में, ठीक है। तो बस काम से में तो निकाल दीजिए, यह 27/2 दिनों में काम करेगा, यह 27 दिनों में काम करेगा। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं तो टोटल काम आ जाएगा। तो एलसीएम कितना ले लेते हैं? 54 ले लेते हैं, ठीक है। तो यह हो जाएगा कितना? भाग करेंगे 54 में 27/2 से, तो 54 ऊपर 27 से 27 दूना 54, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो ये 4 दिनों में करेगा और ये 27 दूना 54 2 दिनों में करेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर 4 पुरुष 4, तो 4 2 6 हो जाएगा, यानी 54/6, 54/6 तो 9 6 के 54, यानी कि 9 दिनों में। कितने दिनों में? 9 दिनों में करेगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या में 19 का स्क्वायर जोड़ने पर 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सा है? मतलब 19 के स्क्वायर जोड़ेंगे तो 30 का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। कौन सी संख्या वो है संख्या? तो देखिए 30 का स्क्वायर पहले निकाल लीजिए। 30 का स्क्वायर कितना होता है? तो 23 का जो स्क्वायर हो जाएगा 2, 20 का स्क्वायर 421 का, 21 का हो जाएगा 441 से। लाइए गुना कर लेते हैं सबसे अच्छा 23 में, 23 से 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 दूना 4, ठीक है। 9 6 6 12 की 2 से 529 होता है, 529। तो देखिए और 19 के स्क्वायर जोड़ने पर इतना हो जाएगा। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361, 361 तो 529 में 361 माइनस कर दीजिए, सीधी से आ जाएगा। 9 में से 1 गया तो 8 हो जाएगा, ठीक। 12 में से 6 गया 6 हो जाएगा, और 4 में से 3 गया यानी 168। कितना हो जाएगा? 168। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मत मिले, वैध, और कुल मतों के 25% मत अवैध है। कुल मतों की संख्या इतना, यानी कि 100% दे दिया है कितना? 8400। कुल मतों की संख्या 8400, यानी कि 100% कितना है? 8400, 100% है 8400। और 25% मत अवैध है, 25% मत जो है अवैध है। तो और इसको मिला है वैध मतों का, तो वैध मत कितना होगा? 75%। तो इसका 75% हो जाएगा वैध, मतलब वैध मत, ठीक है। वैध मत का 52% मिला है इसको, 52% किसको मिला है? इसको। तो जब 52% इसको मिला है, तो यहाँ क्वेश्चन है कि दूसरे उम्मीदवार को कितना? तो एक को जब 52 मिला है तो दूसरा को 48 मिलेगा, 48%। तो इसका 48% निकाल दीजिए, वही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक। बस कुछ कैलकुलेशन कर लेना है, काटकुट कर दीजिए, 100% आएगा। इस प्रकार से 100% बनेगा। उसका देखिए अगला क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से 2500 रुपये की धनराशि कितने वर्ष में 2809 रुपये हो जाएगी। यानी यह मिश्रधन है, ठीक है, यह मूलधन है और यह दर दे दिया है, लेकिन अर्धवार्षिक है। तो अर्धवार्षिक में क्या होता है कि समय दोगुना हो जाता है और ब्याज आधा हो जाता है, ब्याज आधा और समय दोगुना हो जाता है। तो चलिए निकाल लेते हैं कितना हो, मतलब मिश्रधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन बराबर यानी पी बराबर जो होता है मूलधन, सॉरी मिश्रधन बराबर, इधर मिश्रधन लिख दीजिए, ठीक, और इधर मूलधन पी होता है, ठीक, और इंटू 1 प्लस रेट बटा में 100, यही होता है, ठीक, और इसका पावर में समय होता है, इस प्रकार से। तो इधर देखिए इसको मतलब भाग में ले जा सकते, इधर गुना में है इसको भाग में ले जा सकते हैं, मिश्रधन बटा में मूलधन हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं मिश्रधन बटा में मूलधन, यानी कि 2809 बटा में 2500, 2809 बटा में 2500 बराबर, ठीक, बराबर 12% जब दर है 1 प्लस दर बटा में 100 करेंगे, यानी कि 100 प्लस में उतना हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा, अर्धवार्षिक है तो 106 हो जाएगा, 106 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसकी पावर में n, कितने वर्षों में? तो इसका पावर में n रहेगा, सिर्फ इसका पावर में कितना होगा? n। अब देखिए यहाँ अगर 2 से भाग करेंगे तो 2 से कट जाएगा 50 मरतबे, 2 से कट जाएगा 53 मरतबे, ठीक, और 50 का स्क्वायर 2500 होता है, तो 53 का स्क्वायर 100% है जो 2809 होगा,
ठीक है। यानी एन का जो मान आ जाएगा, एन का मान आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, यानी कि 2 अर्धवार्षिक यानी 2 छमाही, 2 छमाही, तो 2 छमाही में कितने वर्ष, 2 छमाही में 1 वर्ष, तो 1 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। चलिए उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन है कि एक कार द्वारा 100 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से की जाती है, ठीक है, परंतु आधी दूरी तय करने के बाद इंजन में कुछ खराबी हो जाने के कारण इसे शेष दूरी उस चाल की आधी चाल से, उस चाल की मतलब जो पहले चाल है उस चाल की आधी चाल से तय की तथा गंतव्य स्थान पर 2 घंटा देरी से, तो मान लीजिए पहला चाल कितना रहा होगा, x रहा होगा, मान लेते हैं कि पहला चाल x रहा होगा, ठीक है। अब 50 तो सेम है, लेकिन 50 में चाल का आधा, तो चाल का आधा लगा, यानी कि पहला दूरी मतलब आधी आधी दूरी है, तो 50 बटा में x बटा में 2 करेंगे, क्योंकि चाल आधा हो जाता है तो दूरी बटा में समय, दूरी बटा में चाल बराबर समय, तो दूरी बटा चाल, चाल क्या हो जाएगा x बटा में 2, x बटा 2 बटा में करेंगे 50 के बटा में, तो 2 ऊपर चला जाएगा, x नीचे चला आएगा, ठीक। और माइनस वही पहले वाला चाल, यानी कि 50 बटा में x, क्योंकि यही लेट होता है तो अभी तो क्या होता है मतलब समय बढ़ जाता है, 2 घंटे की देरी होती है, तो वही अंतर पर बना रहे और बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 2 घंटे हो जाएगी। तो 50 दूना 100 बटा में x कितना हो जाएगा, 100 बटा में x माइनस 50 बटा में x बराबर में 2 घंटे, x x लघुत्तम लेंगे तो x हो जाएगा, 100 में से 50 माइनस, तो 50 बटा में x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 बटा में x बराबर 2, 2 से कट जाएगा 25 दूना 50, यानी x बराबर कितना 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा अपना आंसर हो जाएगा। तो चलिए पूरा हम लोग 100 क्वेश्चन क्लियर कर लिए हैं, 100 क्वेश्चन अपना जो है समाप्त हो गया है। तो आपको बताना है कि कितना बाद बाकी क्वेश्चन मिला जुला के सब सही था, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, मतलब ठीक था, क्वेश्चन ठीक था। तो चलिए एक शीट अपना हो गया क्लियर। तो फिलहाल वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, प्रैक्टिस एड करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।